जय श्री राम। योगेश अनंत काले सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, 1236 में गुलाम इल्तुतमिश की मौत से भारतवर्ष का हर एक उसके सूबे का इक़्तिदार एक दूसरे का खून का प्यासा हो गया था। ये हमने लास्ट एपिसोड में देखा है। ये मैंने एक घटना का भी उल्लेख किया था कि सिंध इतनी दूर से एक सनातनी हिंदू वीर अपने इकट्ठा किए हजार स्वतंत्र योद्धा सनातियों के साथ दंदनाते हुए निकला था और रास्ते में दो जगह मोमिन जिहादी को उसने कुचला भी था। तो ऐसे दंदनाते ये लोग दिल्ली पहुंचे। अब ये बेचारे पता नहीं कौन से कहाँ से इकट्ठा किए थे, लेकिन इनके पास कोई शस्त्र बल नहीं था। इनके पास सिर्फ तलवारें थी और तीर कमान के साथ ही ये दिल्ली पहली बार आए थे। तो दिल्ली आने के बाद में ये दो हिस्सों में बट गए। एक हिस्सा जामा मस्जिद के गेट पे रुका और एक बटा हुआ दूसरा जो हिस्सा था वो कपड़ा मार्केट से मस्जिद गेट तक पहुंचा। अब उन्हें लगा कि ये मंदिर का ही दरवाजा है। दोनों गेट पे इन्होंने तुरंत युद्ध छेड़ दिया। अब नज़ारा अद्भुत बनता है, इसके लिए नहीं कि ये भारत माता के अपने सनातनी सुपूत मोमिनों से युद्ध करके उनको काट रहे थे। अद्भुत नज़ारा ये था कि उनको देख के सामान्य आम दिल्ली वासी भी तुरंत उनका साथ देने जामा गेट पे आए और उन्होंने भी कत्ल-गारत शुरू कर दी। समय के बाद सुल्तान की कवायती फौज आई और इन सबको घेर के उन्होंने काट डाला। लेकिन ये घटना का जिक्र मैंने इसलिए किया कि ये हमारे भांड लिब्रांडू वामपंथी इस घटना के बारे में हमें कभी नहीं बताते। मित्रों, ये होता है राष्ट्र प्रेम। हजार के हजार सनातनी वीर पुरुष ये जानते थे कि दिल्ली जाके हमारा क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी वो आए। इस विवरण से ये तो पक्का पता चलता है कि पुरानी दिल्ली थी, उसकी सीमाएं थी। तो ये जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, ये स्त्री लंपट चर्सी 17वें शतक के शाहजहां को उसका क्रेडिट हम भाई क्यों दें? अब ये रेफरेंस है कि जामा मस्जिद को जाने वाला रास्ता नूर किले से होके गुजरता था और ये रेफरेंस 13वें शताब्दी का है। तो ये तो बात सत्य हो गई कि ये जामा मस्जिद और लाल किला कहाँ है, कहाँ था, कौन सा उसका बीच वाला रास्ता था। साफ मतलब है कि शाहजहां से 400 वर्ष पहले ये दोनों चीज़ें वहाँ पे मौजूद थी। और जैसे इन वीरों ने गेट पर धावा बोला तो उनको शायद पता था कि अंदर की मस्जिद जो है ये मंदिर तोड़ के बनाई है। क्योंकि जब दिसंबर 1398 में लगने मन कितने साल होते हैं तकरीबन, आप ये हो गए 40-60 और वो हो गए 70-75, है ना। तो मोटा मोटी 140 साल पकड़ लो। तो 140 साल के बाद जब तुगलक दिल्ली लूटने दिसंबर 1398 में दिल्ली आया तो उसके साथ दरबारी थे। तो उन दरबारियों ने भी ये लिखा है कि हिंदू यहाँ के जामा मस्जिद के पास जमा हुए और उन्होंने जम के विरोध किया और मारकाट शुरू की। ऐसे लगता है कि दूसरा गुट जो इनका था सिंध वालों का, वो शायद चावड़ी बाजार से घुस गया और उनको लगा होगा गेट देख के कि ये कोई हिंदू मंदिर है। मुझे लगता है ऐसे कि 200-300 साल बाद ये जामा मस्जिद भी जब उखड़ जाएगी ना तो सब तथ्य सामने आएंगे, जैसे हमारे अयोध्या में आए थे। चलो फिर से चलते हैं वापिस एक बार वो वामपंथी की मलिकाए हुस्न के पास। अब ये तो तथ्य है कि इथोपिया में रहने वाला जमालुद्दीन याकूत हबशी
रज़िया का अंगरक्षक बना। बाद में रज़िया ने उसको घोड़े के अस्तबल का प्रमुख बनाया। और ये याकूत को मानना पड़ेगा कि याकूत मरते दम तक रज़िया के साथ ही रहा है। जाहिर है दोनों जवान थे तो यौन संबंध प्रस्थापित हुए होंगे, क्योंकि तभी तो 13वें शतक में और इस्लामी वातावरण में ये शिर्क करने वाली अल्लाह की बंदी खुलेआम याकूत के साथ दिल्ली की सड़क पे घूमती थी। उसकी और एक ये विशेष बात है कि याकूत के साथ वो खुलेआम मर्दाना लिबास पहन के घूमती रही और लोगों ने ये सब लिखा भी है। और उसी समय ग्वालियर के मोमीन इत्तेदार ने उसको टैक्स के पैसे भेजना बंद कर दिया। जो टैक्स का पैसा था वो जिजिया के रूप में वो हिंदू काफिर से वसूलता था। रज़िया को अपनी मोमिन फौज ग्वालियर भेजनी पड़ी। एक बार फिर दूसरी तरफ जो मैंने पहले बताया था, इत्तेदार इजाजुद्दीन कबीर शाह, लाहौर का गवर्नर, उसने फिर बगावत छेड़ दी 1239 में। अब रज़िया का हाल देखो, हर जगह बगावत की बू, हर जगह। तो क्या करती बेचारी, कबीर खान को संधि कर ली और कबीर खान को मुल्तान देके अपनी जान छुड़ाई। रज़िया अप्रैल 1240 में ये सब करके दिल्ली लौटी तो और एक बुरी खबर उसको मिली। उसका इत्तेदार, अमीर से जो इत्तेदार बना अल्तुमिया, मलिक अल्तुमिया, जो गवर्नर था ताबिर हिंद का। ये ताबिर हिंद तो मुझे वो भटिंडा के आसपास का इलाका लगता है, क्योंकि कुछ रेफरेंस भटिंडा का भी है, कुछ ताबिर हिंद का है। तो वो मलिक अल्तुमिया ने बगावत कर दी तो अपनी मल्लिका सल्तनत फिर दौड़ी ताबिर हिंद की तरफ। जब अल्तुमिया ने उसकी रज़िया की मोमिन मुजाहिद फौज को पूरा परास्त किया और जलालुद्दीन याकूत को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। रज़िया भी उसके साथ गिरफ्तार हो गई। रज़िया के सामने याकूत हबशी का कत्ल किया गया। लेकिन भाई साहब, अब आया कहानी में ट्विस्ट। रज़िया ने पता नहीं लेकिन कैद से खुद को छुड़वाया। अब रज़िया की उम्र तब तक थी 34 साल। तो रज़िया ने 34 की उम्र में अल्तुमिया से निकाह कर लिया और इन दोनों की संयुक्त फौज फिर एक बार उल्टी दिशा दिल्ली की तरफ दिल्ली जीतने में निकली। अब ये सत्ता का विहंगम दृश्य देखिए, मजा आएगा। अब यहाँ मित्रों आप देखो, अल्तुमिया भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेला था। रज़िया से निकाहनामा पढ़ के उसकी 2 ख्वाहिशें जिंदगी की पूरी होने वाली थी। एक, उसके हवस की तृप्ति, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है, और दूसरा सल्तनत का ताज। उसे पता था कि रज़िया ने आम दिल्ली शहरवासियों को और ये नए धर्मांतरित कट्टर पसंदीदा मोमिनों को अपने साथ जोड़ा है। तो दिल्ली में उसे सिर्फ अशराफ से लड़ना पड़ेगा और एक बार अगर उसके साथ जनता आ गई तो उन्हें हरा पाना बिल्कुल नामुमकिन है। अब उस वक्त दिल्ली में मोइजुद्दीन बहराम शाह शासक बनने का दावा कर रहा था। उसने अपनी फौज भेजी। अब रज़िया और अल्तुमिया की फौज को मुइजुद्दीन
बहराम शाह की फौज ने पराभव का कड़वा घूंट पिला डाला। अब कुछ कहते हैं कि इन दोनों को हराने के बाद में ये दोनों भाग गए और भागते भागते अंतुमिया और रजिया को बीच में शाही फौज ने काट डाला। और काट डाल के कुछ कहते हैं कि उनका शव रजिया का जो है वो तुर्कमेनिस्तान के पास वापस दिल्ली लाया गया और उसकी कब्र बना दी गई। लेकिन ये सब आज तथ्य जो सामने आए हैं उसके अनुसार ये सब झूठ है। ये दोनों टोंक राजस्थान तक भागे, जहाँ के हमारे हिंदू वीरों ने उनको काट डाल के वहाँ पे मार डाला। टोंक में उसकी कब्र भी अभी मिली है। मित्रों, ये है वहशी जानवर मोमिनों की करतूत। जन्म लेना है, अधिकार और प्राबल्य सिद्ध करने हेतु जो जी में आए वो करना है जिंदगी भर, और अपनी बस हवस को मिटाना है। बस यही है जीवन का इनके लक्ष्य। और आप इनसे बहस करते बैठते हो। आप जरा सोचिए, कहाँ वो परम पूज्य शंकराचार्य जो लगातार 32 दिन पंडित मंडन मिश्रा जी से शास्त्रार्थ करते रहे। विषय था द्वैत अद्वैत। और सुनिए आगे, उनके इस वार्ता या शास्त्रार्थ की न्यायाधीश जो थी भारती जी मिश्रा, जो स्वयं पंडित मंडन मिश्रा की पत्नी थी, वो न्यायाधीश बन के बीच में बैठी थी। 32वें दिन मंडन मिश्रा हार गए तो भार्या कर्तव्य निभाते हुए 32वें दिन के बाद में पूरे 8 दिन शंकराचार्य जी से भारती जी मिश्रा बहस करती रही। आखिरकार दोनों पति और पत्नी ने पूज्य शंकराचार्य जी के विचारों को मान्यता दी और वो जगत प्रसिद्ध शारदा पीठ कश्मीर में बना, जो आज खंडहर बन के वहाँ पे खड़ा है, हम लोगों को दिखता है। और दुख की बात मित्रों ये है कि ये अपने सीमा रेखा से सिर्फ 3 या 4 किलोमीटर दूर है। क्या करे भाई, हाँ? जब वो हरामी क्रिस्प आया था तो हमारे चाचा तो एडविना नाम का चश्मा लगा के मजे लूट रहे थे। वो हरामी गोरा आया, कागज लिया, कागज पे मार दी रेखा, तो कागज पे रेखा मारने से बन गया हिंदुस्तान पाकिस्तान। ये इतना हरामी है कि वो नानकाना साहेब भी उसको नहीं दिखा। वो तो सीमा रेखा से दिखता है, मैंने खुद देखा है ना, मैंने खुद देखा है दूरबीन से। ना पूज्य शंकराचार्य से, ना पूज्य गुरु नानक देव जी महाराज से इनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। बस इनको सत्ता 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 चाहिए। तो आप मुझे बताइए, ये हम लोग जो अभी मध्ययुगीन वहशी दरिंदे हवस के मूल्य की बात कर रहे थे, उनमें और हमारे बच्चों के प्रिय चच्चा में क्या फ़र्क है? आप बताओ, आप सोचो। और कितनी गालियां दूं या नैराश्य से मैं मेरा सर फोड़ दूं? क्या करूं बताइए आप। ये घिनौनी हरकत यार मैं कैसे भूल जाऊं, मेरा खून खोलता है। हाँ, कोई भी सामान्य ज्ञान जिसको है वो बंदा 2-4 हजार एकड़ जमीन वो मुंह पे मार देता, वो चिरकुट फर्जी मोमिन जिन्ना के मुंह पे। क्या फर्क पड़ता है भाई? 32,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चाइना को तो आपने भेंट चढ़ दी। हाँ, क्या बोले थे उस वक्त? वहां पे तो घास भी नहीं उगती है, तो उस जमीन का हमको क्या फायदा? अरे वाह चाचा वाह। हाँ, जैसे जमीन तुम्हारे अब्बा की हुई। हाँ, हमारे भारतवासियों की 30-32 हजार किलोमीटर जमीन चाइना को भेंट चढ़ा दी।
अंतहीन पीड़ा है। मैं मित्रों क्या बताऊं, ये अंतहीन पीड़ा है। घियासुद्दीन का ये पूरा खानदान है ना, ये अभी तक यार हमको पीड़ा दे रहा है। सॉरी, मैं बहक गया, लेकिन अब मैं खुद को समझाता हूँ। बसंती, इन कुत्तों के सामने निराश मत होना। तो ये मित्रों, ये टिपिकल इस्लाम कोड ऑफ कंडक्ट है। अली का क्या हो गया? कत्लेआम। ये मुइजुद्दीन बेहराम शाह एक तरह से हरम में रजिया का भाई तो था। तो आप कहोगे भाई इसमें क्या बड़ी बात है ना? अपने बड़े भाई का कटा हुआ सर अपने सगे बाप को थाली में भेजना, ये एक वली ने किया है। तो इसके सामने ये मुजुद्दीन ने किया, वो तो बहुत ही उथल है? और वैसे भी मुजुद्दीन और रजिया दोनों हरम में पैदा हुए, तो कहाँ पता चलेगा सारा कौन किसका बाप है, कौन किसकी माँ है? हाँ, इनके लिए तो हवस, स्त्री संभोग महत्वपूर्ण। हाँ, बाकी बच्चे हुए तो अल्लाह देखेगा, वो उसकी देन है। रजिया के दिल्ली जाने के बाद में ये उसके सौतेले भाई मुइजुद्दीन बेहराम शाह को अशराफियों ने दिल्ली के तख्ते पे बिठा दिया। और इसमें उसको बिठाने वाला एक अशराफ का नाम था इख्तियारुद्दीन। ये इख्तियारुद्दीन बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। ये एक तो बड़ा रईस था और दूसरा रंगीला तो था ही, और ये इतना हरामी था कि दिल्ली में किसी महिला को अगर वो देखता और उसको वो अच्छी लगती तो ये अमीर ज़्यादा उसको उठवाता था। ये इतना हवस का भूखा बना था कि एक दिन सुल्तान की बेटी क्या उसने देखी, उसके मन में वो सूअर का गोश्त शायद दिखने लगा। हाँ, तो इस हरम में पैदा हुई सुल्तान की बेटी का निकाह दिल्ली के एक काजी नसरुद्दीन से हुआ था। तो ये अपना जो कौन था, रफ़ीक, जो इख्तियारुद्दीन, तो ये हमारे इख्तियारुद्दीन ने बुढ़े काजी को तलाक दिलवाया वो सुल्तान की बेटी से, और उसको सीधा उठा के अपने महल में बिस्तर में फेंक दिया। भाई हलाला में तो हमने उल्टा होते हुए देखा है कि तलाक कोई और देता है, फिर बिस्तर गरम मुल्ला का होता है ना? यहाँ पे सारा उल्टा मामला हो गया। ये अपना प्ले बॉय काजी को अपनी बीवी से तलाक दिलवा के खुद का बिस्तर गरम उसने करवाया। कमाल है। अच्छा, ये प्लेबॉय को राजपूतों को दावत देना बड़ा अच्छा लगता था। देखो इसकी ये देखो मजाल, देखो ऊंची ऊंची शराब, नाच गाना सब दिल्ली में बजता था और वो दावत देता था राजपूतों को। अपने बड़े घर के आगे इख्तियारुद्दीन 2 हाथी खड़ा करके रखता था। अरे बाप रे, जैसे वो अमीरों की निशानी होती है ना, अहंकार, जो इन लोगों का होता है वही उसका हुआ। ये मुइजुद्दीन बेहराम शाह जो था, उसने एक जुम्मे को दिल्ली में दीवाने खास में दोपहर को खुतबा रखा। अब जब खुतबा शुरू हो गया तो उस समय दिल्ली के सब प्रतिष्ठित अशराफ सच्चे नमाजी वहाँ पे सुन रहे थे मौलाना को।
तो उन सब के सामने दो नकाबपोश चेहरे आए और उन्होंने इख्तियारुद्दीन का गला रेत डाला। ये हुआ सन 1241 जनवरी में। मित्रों, मैं गारंटी देता हूँ आपको इसके बाद भी बहुत मज़ा आने वाला है, बिकॉज 1241 जनवरी से मई 1266 तक ऐसे ही इंटरेस्टिंग घटना दिल्ली में घटती रही। वंदे मातरम।